नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा समस्याग्रस्त मर्द है। समस्याग्रस्त मर्द। देखिए, समस्याग्रस्त मर्दाए जनरली अपने देश या राज्य की बात करें तो दो प्रमुख समस्याएं हैं जिनके कारण मर्दाए ग्रसित है। एक समस्या की बात करें तो वो है लवण प्रभावित। एक समस्या ये है और दूसरी समस्या है अपर्दन। ये दो प्रमुख समस्याएं हैं जिनसे मर्दाएं प्रभावित होती है। लवण प्रभावित, लवण में अपन पढ़ेंगे दो प्रकार, यानी लवणीयता से प्रभावित और दूसरा है अम्लीयता से प्रभावित। इसमें अपन कुछ डेटा आपको बताएंगे। अपर्दन, वायु और जल, पीछे वाले टॉपिक में अपन ने पढ़ लिया कि जल अपर्दन क्या होता है, वायु अपर्दन क्या होता है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि अपर्दन प्रभावित मर्दाए का क्षेत्रफल कितना है। तो कुल क्षेत्रफल है 162.4 मिलियन हेक्टेयर, जिसमें से जल के द्वारा कितना है और वायु के द्वारा कितना है। तो जल के द्वारा है 148.9 मिलियन हेक्टेयर और वायु के द्वारा है 13.5 मिलियन। तो ये हुआ अपर्दन प्रभावित। तो ये जल के द्वारा है और ये वायु के द्वारा। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि अपर्दन से प्रभावित मर्दाओं का क्षेत्रफल कितना है। तो 162.4 मिलियन हेक्टेयर और इनमें से भी जल अपर्दन के द्वारा कितना होता है, वायु अपर्दन के द्वारा कितना होता है। तो जल के द्वारा है 148.9 मिलियन हेक्टेयर और वायु के द्वारा है 13.5 मिलियन हेक्टेयर। अब लवण से प्रभावित में एक अम्लीय और एक लवणीय। तो इनमें भी आपको एक डेटा याद रखना है कि अम्लीय मर्दाओं का क्षेत्रफल कितना है और लवणीय मर्दाओं का क्षेत्रफल कितना है। तो ये तो है 10.8 मिलियन हेक्टेयर। और दूसरे की बात करें अपन अम्लीय की तो यह है 49 मिलियन हेक्टेयर। तो ये था लवण प्रभावित। दो कैटेगरी अपन पढ़ेंगे, लवणीयता से और अम्लीयता से। अगला था अपर्दन प्रभावित, जिसमें अपन डेटा आपको ध्यान रखना है, जल और वायु अपर्दन के बारे में पीछे बता दिया गया है। कुल क्षेत्रफल है 162.4 मिलियन हेक्टेयर। कई बार लगभग ये लगभग में आता है, हर साल इसकी संख्या परिवर्तित होती रहती है। जल के द्वारा इसमें इतना है, वायु के द्वारा इतना है। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है कि समस्याग्रस्त मर्दाएं दो प्रकार की समस्याओं से ग्रसित मर्दाएं हैं देश में। एक तो लवण से प्रभावित, एक अपर्दन से। अपर्दन में आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट अपन डिटेल से पढ़ेंगे, लवण प्रभावित मर्दाएं। और आज का पूरा ये वीडियो इसी के ऊपर निर्भर है। इसमें आपको सिर्फ ये डेटा जरूर याद रखना है कि कुल क्षेत्रफल मर्दा अपर्दन से प्रभावित मर्दाओं का कुल क्षेत्रफल कितना है, जल अपर्दन से प्रभावित का कितना है, वायु अपर्दन से कितना। अब अपन बात करते हैं लवण प्रभावित मर्दाएं, जिसमें दो प्रकार की मर्दाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। एक रहेगी लवणीय और दूसरी रहेगी अम्लीय। यहां पे अपन जनरली शब्द यूज करते हैं क्षारीय। इस क्षारीय में ये पार्ट आएगा लवण, क्षारीय मर्दाएं और अम्लीय।
ये दोनों ही कैटेगरी प्रभावित मृदाओं के अंतर्गत आती। अब मृदाएं अम्लीय क्यों बनती है और मृदाएं क्षारीय क्यों बनती है, इसका क्या कारण? तो कारण इसमें अपन पढ़ेंगे कि क्षारीय मृदाएं बनने के क्या कारण है, और अगर ये मृदाएं बन गई है तो इनको कैसे अपन सुधारें, इसके उपाय भी अपन पढ़ेंगे। दूसरी चीज कि क्षारीय मृदा होती क्या है और अम्लीय मृदा होती क्या है, तो इनकी विशेषताओं के बारे में भी अपन जानेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन ये बात करेंगे कि मृदा में अम्लीयता और क्षारीयता कैसे परिवर्तित होती है। मृदा में अम्लीयता व क्षारीयता ये दोनों चीजें आयनों के द्वारा निर्धारित होती है। देखिए अपन आयनों की बात करते हैं तो आयनों में क्षारीय भी होंगे और अम्लीय। मान लीजिए ये मृदा विलयन है, इस मृदा विलयन के अंदर क्षारीय आयन भी रहेंगे और अम्लीय आयन भी रहेंगे। क्षारीय की बात करें जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। अम्लीय तत्वों की बात करें जैसे फेरस, एल्यूमिनियम, क्लोरीन। ये क्या है? अम्लीय प्रवृत्ति। ये आयन क्षारीय प्रवृत्ति के हैं, ये आयन अम्लीय प्रवृत्ति के हैं। तो मृदा विलयन में क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकार के आयन पाए जाते हैं। इस विलयन के अंदर जिस प्रकार के आयनों की सांद्रता अधिक होगी, मिट्टी की प्रवृत्ति उसी के अनुसार बनेगी। जनरली अपन अम्लीय और क्षारीय मृदाओं को पढ़ने के लिए दो आयनों के बारे में अपने को जानकारी रखनी है। एक आयन है H+ और दूसरा आयन है OH। H+ को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन और OH- को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन ये दोनों आयन मृदा विलयन के अंतर्गत पाए जाते हैं। मान लीजिए ये मृदा विलयन है, इसमें H+ भी है और OH- भी है। H+ ये अम्लीयता को सूचित या सूचक का कार्य करता है, जबकि OH- क्षारीयता का सूचक होता है। अब मान लीजिए ये मृदा विलयन है, इसमें दोनों आयन है, इन दोनों में से कौन सा आयन किससे अधिक होगा? एक मिनट के लिए अपन मानते हैं कि ये दोनों आयन है, इस मृदा में OH ज्यादा है, किससे? H+। इस मृदा विलयन में OH आयन की सांद्रता अधिक है H+ से, तो इस मृदा की प्रवृत्ति क्या होगी? इसकी प्रवृत्ति जांचने के लिए अपने को पता है कि OH- क्षारीय प्रवृत्ति का आयन होता है। इसका मतलब इस मृदा की प्रवृत्ति भी क्या होगी? क्षारीय। जिस प्रवृत्ति के आयन की मात्रा अधिक होगी वैसी ही प्रवृत्ति मृदा की बनेगी। अगर H+ की सांद्रता OH से ज्यादा होगी तो उस मृदा की प्रवृत्ति रहती है अम्लीय। तो पहली चीज आपको ध्यान रखना है, इसी में आता है कि मृदा pH अपन ये निर्धारित करते हैं कि अम्लीय मृदाओं का pH कितना होता है और क्षारीय मृदाओं का pH कितना। pH ज्ञात करने के लिए pH स्केल काम में लेते हैं, और pH शब्द और pH स्केल इन दोनों की खोज की थी सोरेंसस नामक वैज्ञानिक ने। pH स्केल में 0 से 14 तक मान होता है। अगर जिन मृदाओं का pH मान 0 से 7 के मध्य होगा वो मृदाएं
से अधिक होता है। अम्लीय मृदाओं का पीएच मान सदैव 7 से कम होता है। ये ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि इस प्रकार की मृदाओं में OH माइनस आयन की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए पीएच का मान इसमें बढ़ता है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जिन मृदाओं का पीएच 7 से कम होगा वो अम्लीय होगी, जिनका 7 से 14 के मध्य होता है वो क्षारीय। एक शब्द और आता है उदासीन मृदाएं। उदासीन मृदा ऐसी मृदाएं जिनका पीएच 7 के आसपास होता है, उन मृदाओं को बोलते हैं उदासीन मृदा। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो अपनी बात चल रही थी समस्याग्रस्त मृदाएं, जिसमें दो प्रकार से समस्याग्रस्त मृदाओं के बारे में बताया गया था। एक तो था लवण से प्रभावित मृदाएं, जिसमें अपन दो प्रकार पढ़ रहे हैं, क्षारीय और अम्लीय। दूसरा अपन ने पढ़ा था अपरदन से प्रभावित, तो वायु अपरदन और जल अपरदन से कितना क्षेत्रफल मृदाओं का प्रभावित है। अब अपन बात करेंगे इन दोनों की परिभाषा के बारे में। अम्लीय मृदाएं क्या होती है, क्षारीय मृदाएं क्या होती है। देखिए आपको अभी बताया गया था कि मृदा विलयन के अंदर दो आयन मौजूद होते हैं, एक H+ और दूसरा OH-। इसकी परिभाषा यहीं से आएगी, इस जगह से और यहां से। यहां आपको ध्यान रखना है 0 से 7 पीएच होगा अम्लीय का, 7 से 14 के मध्य पीएच होगा क्षारीय का। इन दोनों से ही इन दोनों की परिभाषा बनती है। कैसे बनती है एक बार अपन बात कर लेते हैं क्षारीय। देखिए क्षारीय मृदाएं क्षार के आधार पे 3 प्रकार की होती है। एक होता है लवणीय, दूसरी होती है और तीसरी होती है लवणीय क्षार। क्षार प्रभावित मृदाएं 3 प्रकार की होती है, लवणीय, क्षारीय और लवणीय क्षारीय। लवणीय को बोलते हैं सैलाइन, क्षारीय को बोलते हैं एल्केलाइन और लवणीय क्षारीय को बोलते हैं सैलाइन एल्केलाइन। देखिए दोस्तों, इन तीनों के बारे में जानने से पूर्व अपन इन दोनों की परिभाषा के बारे में जानेंगे, उसके बाद इन तीनों के बारे में अपने को जानना है। पहले बात करते हैं क्षारीय मृदाएं क्या होती है। जैसे शब्द के ऊपर ही आ चुका है क्षार, क्षार का मतलब होता है साल्ट, और जिसमें भी साल्ट की अधिकता होगी उसका पीएच सदैव क्या होगा, 7 से अधिक। और साल्ट की अधिकता तब होगी जब OH की सांद्रता अधिक होगी तब। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा है, ऐसी मृदाएं जिनके मृदा संकीर्ण पे OH- आयन की सांद्रता H+ आयन की अपेक्षा अधिक होगी और जिनका पीएच मान सदैव 7 से अधिक होगा, उन मृदाओं को बोला जाता है क्षार। क्या होगी परिभाषा, ऐसी मृदाएं जिनके मृदा संकीर्ण पे OH- आयन की सांद्रता H+ आयन की सांद्रता की अपेक्षा क्या होगी, ज्यादा होती है और जिनका पीएच मान सदैव 7 से अधिक होता है, उन मृदाओं को बोला जाता है क्षार। अगला है अम्लीय। इसकी परिभाषा ऐसी, इसके जस्ट उल्टी इसकी परिभाषा है, ऐसी मृदाएं जिनके मृदा संकीर्ण पे H+ आयन की सांद्रता OH- आयन की अपेक्षा क्या होगी, ज्यादा, और जिनका पीएच मान सदैव 7 से कम हो, उस प्रकार की मृदाओं को अपन बोलेंगे अम्लीय। हमेशा अम्लीय मृदाओं में अम्लीय आयन पाए जाते हैं, जबकि क्षारीय मृदाओं में क्षारीय आयनों की अधिकता होती है। अम्लीय मृदाओं से संबंधित एक शब्द अपन अम्लीयता के बारे में जान लेते हैं। अम्लीयता क्या होती है? अम्लीयता 2 प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं
संचित अम्लीयता और एक होती है सक्रिय अम्लीयता। सक्रिय और दूसरी है संचित। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। अम्लीयता दो प्रकार की होती है, सक्रिय और संचित अम्लीयता। सक्रिय अम्लीयता क्या होती है, संचित अम्लीयता क्या होती है, बहुत सिंपल क्रम है इनको समझने का। सक्रिय का मतलब होता है ऐसी अम्लीयता जो मर्दा विलयन में ऑलरेडी पहले से पाई जाती है, उसको अपन ऐड नहीं करते। मर्दा विलयन में पहले से ही पाए जाने वाली अम्लीयता सक्रिय अम्लीयता कहलाती है। लेकिन मर्दा विलयन के अंतर्गत अगर आपने लगातार अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग किया तो उस विलयन में से जो क्षारीय आयन है उनको वो अम्लीय आयन रिमूव कर देंगे और खुद उन मर्दा कणों पे जाके जमा हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये अम्लीयता कौन सी हो जाएगी, संचित। क्योंकि आपने अम्लीय उर्वरक डाला, आपकी मिट्टी में थोड़ा क्षारीय उर्वरक था, क्षारीय आयन थे, तो अम्लियों की सांद्रता ज्यादा हो गई, तो क्षारीय अवयवों को इन्होंने हटाना स्टार्ट कर दिया और कणों के ऊपर ये अम्लीय जो अपन डाल रहे हैं वो यहां जाके अधिशोषित हो गए। तो इस प्रकार की अम्लीयता को बोलते हैं संचित अम्लीयता। जैसे सिंपल सी बात करें अपन, किसी भी बच्चे के अंतर्गत अगर जेनेटिक फैक्टर होता है, माँ बाप के लक्षण उसमें आते हैं, तो उनको अपन बोलते हैं जन्मजात लक्षण। तो किसी भी मर्दा विलयन में अगर कोई अम्लीयता उत्पन्न होती है, शुरू से ही पाई जाती है, वो होगी सक्रिय। लेकिन मान लीजिए किसी बच्चे में अपन ने बुरे लक्षण बाहर से डाले हैं, इसका मतलब वो क्या हो गया, संचित हो गया। उसने अन्य चीज से गलत चीजों को ग्रहण कर लिया। तो मान लीजिए अपन मर्दा विलयन के अंदर कोई अम्लीय उर्वरक डालते हैं तो वो वहां जाके संचित हो जाएगा, जिससे मर्दा की अम्लीयता का मान बढ़ेगा। हमेशा ये ध्यान रखना है, मर्दा में अम्लीयता को सुधारने के लिए केवल संचित अम्लीयता के मान को ही कम किया जाता है, क्योंकि सक्रिय अम्लीयता अपने से कम नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये शुरू से ही मर्दा में पाई जाती है, पैतृक उसकी क्षमता है। ये संचित वाले अपने ऐड किए और अपने इसको हटा सकते हैं। तो संचित अम्लीयता को भी अपन कम करते हैं अगर अम्लीय मर्दाओं को सुधारते हैं तब। अब बात चल रही थी अपने इन दोनों मर्दाओं की परिभाषा की, अम्लीय मर्दाएं क्या होती है और क्षारीय मर्दाएं क्या होती है। दोनों की परिभाषा अपन ने जान ली। इसके बाद अपन बात करेंगे कि अम्लीय और क्षारीय मर्दाएं क्यों बनती है, इनके क्या कारण क्या। मर्दाएं अम्लीय बनने के क्या क्या कारण है, तो कारणों के बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। अम्लीय मर्दा बनने का पहला कारण है पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ मतलब अगर किसी मिट्टी का निर्माण ऐसे पदार्थ से हुआ है जिस पदार्थ की प्रवृत्ति अम्लीय है, तो उससे बनने वाली मिट्टी भी क्या होगी, अम्लीय। तो वो होता है पैतृक पदार्थ। जैसे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक चट्टान है, इस चट्टान के टूटने से जो मिट्टी बनेगी वो हमेशा ही अम्लीय होगी, क्योंकि ग्रेनाइट की खुद की प्रवृत्ति क्या है, अम्लीय। तो पहला कारण तो है पैतृक पदार्थ। दूसरा इसका कारण है अम्लीय वर्षा। कई बार अपन देखते हैं और किसान लोग भी देखते हैं, कई बार बारिश होती है तो इस प्रकार की बारिश हो जाती है कि फसलों को खराब कर देती है। तो लोकल भाषा में अपन उसको बोलते हैं कि वर्षा खाली हो गई है। खाली का मतलब यही है, या तो उसमें लवण की मात्रा होगी बारिश में, या उसमें अम्ल की मात्रा होगी। अगर आपने ऐसी फसलें बो रखी है जो लवणों को ज्यादा सहन नहीं कर सकती और लवण की अधिक मात्रा वाली बारिश हो गई, इसका मतलब वो फसलें खराब हो जाएगी। अगर आपने ऐसी फसलें लगा रखी है जो अम्लीयता के मान को ज्यादा सहन नहीं कर सकती और अम्लीय वर्षा हो गई, तो आपकी फसलें खराब
होने के कारण भी मिट्टी की प्रवृत्ति अम्लीय हो जाती है, क्योंकि अम्लीय मृदा में नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फेट ये दो आयन पाए जाते हैं, जिनके द्वारा मृदा अम्लीय बनती है। इससे अगला है अम्लीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग। अगर अपन खेत में उर्वरक डालते हैं, और ज्यादातर जो भी उर्वरक अपन डालते हैं खेतों में, जैसे यूरिया हुआ, जो नाइट्रोजन वाले उर्वरक है, उनकी लगभग की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। तो लगातार अगर अपन अम्लीय प्रवृत्ति के उर्वरक खेत के अंदर डालते हैं, तो उस खेत की मृदा ऑटोमेटिक अम्लीय हो जाएगी। इससे अगला कारण है क्षारीय पदार्थों का निष्कासन। क्षारीय पदार्थों का निष्कासन। आप लगातार अम्लीय उर्वरक डाल रहे हो, अम्लीय आयनों की मात्रा बढ़ रही है, आपकी मिट्टी के अंदर क्षारीय आयन भी है, लेकिन जिस आयन की ज्यादा बाहुल्यता होगी वो आयन अपना आधिपत्य जमा लेगा और इन क्षारीय आयनों को निष्कासित कर देगा, यानी बाहर निकाल देगा। अगर ये आयन निष्कासित नहीं हो तब भी ये मृदा की प्रवृत्ति अम्लीयता में परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन ये आयन इनको क्षारीय पदार्थों को या क्षारीय आयनों का निष्कासन कर देते हैं। इस कारण उस मृदा में अम्लीय आयनों की अधिकता हो जाती है और मृदाओं की प्रवृत्ति अम्लीय हो जाती है। तो ये था अम्लीय मृदा क्या होती है, इसकी परिभाषा आपको बता दी। ऐसी मृदाएं जिनकी मृदा संकीर्ण पे H+ आयन की सांद्रता OH- आयन की अपेक्षा अधिक होती है और जिनका pH मान सदैव 7 से कम होता है, उस प्रकार की मृदाएं अम्लीय कहलाती। अम्लीय मृदाएं बनने के प्रमुख कारण जैसे पैतृक पदार्थ, अम्लीय वर्षा, अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग और क्षारीय उर्वरकों, क्षारीय पदार्थों या क्षारीय आयनों का निष्कासन, ये इसके मुख्य मुख्य कारण है जिसके कारण मृदाएं अम्लीय बनती। इसके बाद अपन बात करते हैं कि मान लीजिए मृदा अम्लीय बन गई, उसके ये कारण है, लेकिन बनने के बाद अपन मृदा को कैसे सुधारें, तो सुधारने के उपायों के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देते। अम्लीय मृदाओं को सुधारने के उपाय। सुधारने के उपाय ऐसे कौन कौन से उपाय है जिनसे अम्लीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है। सबसे पहला प्रमुख उपाय जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्लीय मृदाओं को सुधारने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, तो सर्वोत्तम उपाय है भुजा हुआ चूने का प्रयोग। तो पहला उपाय क्या होगा, भुजा हुआ चूने का प्रयोग। यानी अपन अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए जनरल आपको ठीक रखनी है कि क्षारीय पदार्थों का प्रयोग करें। किसी भी चीज की अम्लीयता को दूर करने के लिए क्षारीयता का प्रवेश करवा दीजिए, ऑटोमेटिक उसकी अम्लीयता में कमी आ जाएगी और यही काम अपन यहां कर रहे हैं। भुजा हुआ चूना का प्रयोग, और चूना क्षारीय प्रवृत्ति का पदार्थ होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्लीय मृदाओं को किससे सुधारा जाता है, चूना का प्रयोग कर। दूसरा है क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग। आपको खेत में क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करना है जिससे भी अम्लीय मृदाओं को जा सकता है। इसके बाद है अम्लता रोधी फसलों को
के सुधार के उपायों में आते हैं। इसके अलावा भी कई कॉमन उपाय है, लेकिन आपको मुख्य उपाय ध्यान रखना है। बुझे हुए चूने का प्रयोग करके अपन अम्लीय मृदाओं को सुधार सकते हैं। तो ये तो था अम्लीय मृदाओं के बारे में कि अम्लीय मृदाएं क्या होती है, इसका क्या कारण है और इनको कैसे सुधारा जाता है। तो ये टॉपिक तो अपन यही कंप्लीट कर लेते हैं। अब अपन कंप्लीट जानकारी लेंगे क्षारीय मृदाएं, क्योंकि अपने राज्य में प्रभावित मृदाओं में सर्वाधिक क्षारीय और लवणीय मृदाएं होती है, जबकि देश के अंदर समस्याग्रस्त मृदाओं की बात करें तो देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे अम्लीय मृदाएं पाई जाती है, जबकि राज्य में क्षारीय या लवणीय पाई जाती है। इस टॉपिक को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अम्लीय मृदाओं बनने का क्या कारण है, अम्लीय मृदाओं को कैसे सुधारा जा सकता है। अब अपन बात करेंगे प्रभावित मृदाओं में क्षारीयता से प्रभाव, क्षारीयता से प्रभाव, जिसमें आपको क्षारीय मृदाएं 3 प्रकार की बताई गई थी। एक था लवणीय, दूसरा है क्षारीय और तीसरा है लवणीय क्षारीय। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सैलाइन, इनको बोला जाता है एल्कलाइन और इनको बोलते हैं सैलाइन एल्कलाइन। देखिए दोस्तों, क्षारीय की बात करें तो अपने को कॉमन ये तो ध्यान रखना है कि इन मृदाओं का पीएच 7 से अधिक होगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी, इन तीनों में ही पीएच 7 से अधिक होगा। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों में ही OH माइनस की सांद्रता अधिक होगी, क्योंकि OH की सांद्रता अधिक होगी तभी ये क्षारीय होगा। लेकिन जब ये दोनों चीजें हैं, OH अधिक है, pH ज्यादा है, तो अपन एक शब्द में काम चला लेते, आपको ये 3 ग्रुप बनाने की जरूरत कहां पड़े। अगर आपने ये 3 ग्रुप बनाए हैं, लवणीय क्षारीय लवणीय क्षारीय, इसका मतलब इनकी परिभाषा भी अलग अलग है, क्योंकि कोई भी शब्द अगर अलग से आता है तो वो अपने आप में अपनी अलग विशेषता रखता है। अब अपन बात करते हैं कि इन तीनों को कैसे समझा जाए या इनकी परिभाषा कैसे अपन याद करें। तो इन तीनों की परिभाषा या इन तीनों को समझने के लिए अपने को 3 लक्षणों के बारे में जानकारी रखना। और 3 लक्षण कौन से हैं? एक लक्षण है EC, दूसरा है ESP और तीसरा है pH। EC का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी। EC बराबर इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी। इसे हिंदी में बोलते हैं विद्युत संचालकता, विद्युत संचालकता। और इसकी इकाई होती है डेसीसाइमन पर मीटर। दूसरा है ESP, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट। हिंदी में बात करें तो विनिमयशील सोडियम प्रतिशत, विनिमयशील सोडियम प्रतिशत। और pH के बारे में आप जानते हो pH क्या होता है। pH के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। pH शब्द किसने दिया? सोरेनसस। pH स्केल किस काम में आती है? pH को नापने में। pH स्केल पे क्या मान होता है? 0 से 14। और लास्ट है pH की परिभाषा क्या होती है।
तो दोस्तों पीएच की परिभाषा एक ही लाइन की सिंपल परिभाषा है। पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगुणक को पीएच कहा जाता है। तो पीएच की परिभाषा क्या है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगुणक को पीएच कहते हैं, या इंग्लिश में बात करें pH is a negative logarithm of hydrogen ion concentration। pH is a negative logarithm of hydrogen ion concentration, या हिंदी में बात करें तो pH हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ऋणात्मक लघुगुणक कहलाता है। तो ये था pH से संबंधित। अब बात कर रहे थे अपन लवणीय क्षारीय और लवणीय क्षारीय पदार्थों के बारे में। देखिए दोस्तों, इन तीनों लक्षणों के आधार पर इनकी परिभाषाएं दी जाती है, और तीनों के मान ही सभी में कांस्टेंट होते हैं, यानी स्थायी। Ec का मान सदैव 4 होगा, ESP का मान सदैव 15 होगा, और pH का मान सदैव 8.5 होगा। सभी मात्राओं में EC का मान 4 कांस्टेंट रहेगा, ESP 15 रहेगा और pH 8.5 रहेगा। जब सभी में यही चीज है तो इनको अलग अलग करने की जरूरत कहां आ गई। लेकिन इन शब्दों के आगे एक चिन्ह लगेगा, एक में कम का चिन्ह लगेगा और एक में ज्यादा का चिन्ह लगेगा। उन्हीं के आधार पे इनको अलग अलग बांटा गया। जैसे किसी मर्दा में EC 4 से अधिक होगी या किसी मर्दा में EC 4 से कम होगी। जैसे किसी मर्दा में ESP 15 से ज्यादा होगा, किसी मर्दा में ESP 15 से कम। किसी मर्दा में pH 8.5 से ज्यादा होगा, किसी मर्दा में pH 8.5 से कम। इन्हीं के आधार पे इन तीनों को अलग अलग दिया गया। तो अपन बात करते हैं इन तीनों के बारे में। पहले अपन बात कर लेते हैं तीनों मर्दाओं का नाम। जैसे लवणीय, दूसरी है क्षारीय और तीसरी है लवणीय क्षारीय। यह है सलाइन, यह है एल्कलाइन और यह है सलाइन एल्कलाइन। पहला लक्षण आपको लिखना है ये तो है मर्दाओं के प्रकार, और इधर आपको 3 लक्षण जिनके बारे में हमने ऊपर आपको बताया है उन तीनों को लिख देना। पहला है EC या विद्युत संचालन, दूसरा है ESP जिसकी फुल फॉर्म आपको लिखाई हुई है विनिमयशील सोडियम प्रतिशत, और तीसरा है pH। पहली मात्रा, दूसरी और तीसरी। तीनों के मान के बारे में हमने आपको बताया है कि सभी में EC का मान 4 रहेगा, तो सभी में अपन ने लिख दिया EC का मान 4। हमने आपको यह भी बताया कि ESP का मान 15 रहेगा सभी के अंदर, तो हमने लिख दिया 15।
हमने आपको पीएच का मान 8.5 बताया था सभी में, और हमने लिख दिया 8.5। ये तो हो गया मान अपने आप में कांस्टेंट। अब इनको परिभाषित करने के लिए आपने को ये ध्यान लगाना है कि कौन सी मर्दा में कौन सा मान अपने आप से कम है या अपने आप से अधिक है। तो अपन बात कर लेते हैं पहली मर्दा की, लवणी। देखिए, इसको समझने के लिए इसमें से हमेशा प्रश्न एक पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, तो आपको इसका क्रम ध्यान रखना है। सबसे पहले लवणीय, फिर क्षारीय, फिर लवणीय क्षारीय। नीचे वाले से याद कर देना, एक कोई अपने आप आ जाएगा। लवणीय क्षारीय, पहले कौन आया? लवणीय, उसके बाद कौन आया? क्षारीय। तो ऊपर पहले लवणीय फिर क्षारीय। पहले जो लवणीय मर्दा है उसमें इसी का मान 4 से क्या होगा? अधिक। ये चिन्ह किसका सिंबल है? अधिक। और बाकी दोनों मान अपने आप से कम होंगे, यानी ESP 15 से कम और pH 8.5 से कम। ये हुआ पहली मर्दा की परिभाषा। कैसे बनाओगे? ऐसी मर्दाएं जिनके इसी का मान 4 से अधिक होगा, जिनका ESP 15 से कम होगा और जिनका pH मान 8.5 से कम होगा, उन मर्दाओं को अपन बोलेंगे लवणीय मर्दा। क्षारीय मर्दाएं ऊपर वाली मर्दा की जस्ट उल्टी होती है, ये आपको ध्यान रखना। उल्टी होगी तो इसमें ज्यादा का चिन्ह लगा हुआ है, इसमें कम का लग जाएगा। उल्टी तभी होगी, इसमें ज्यादा का कम का लगा हुआ है, इसमें ज्यादा का लग जाएगा। इसमें कम का लगा हुआ है, इसमें ज्यादा का। तो दूसरी मर्दा कौन सी हुई? क्षारीय। ऐसी मर्दाएं जिनकी विद्युत संचालकता का मान 4 से कम होगा, जिनकी ESP 15 से अधिक होगी और जिनका pH मान 8.5 से अधिक होगा, वो मर्दाएं क्षारीय कहलाएंगी। इसके बाद आता है लवणीय क्षारीय। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सभी मर्दाओं के जो तीनों मान है, इस मर्दा के सभी जो तीनों मान है वो अपने आप से क्या होंगे? अधिक। तो लास्ट वाले में आपको सिर्फ अधिक का चिन्ह लगा। तो ये हुआ लवणीय क्या है, क्षारीय क्या है, लवणीय क्षारीय मर्दाएं क्या है। इसके बाद अपन ये पढ़ेंगे कि लवणीय क्षारीय मर्दाएं बनने के क्या कारण है, लवणीय मर्दाओं को कैसे सुधारा जाता है, क्षारीय मर्दाओं को कैसे सुधारा जाता है। ये अपन इसके जस्ट आगे पढ़ेंगे। तो ये अपना चल रहा था लवणीय क्षारीय मर्दाओं, इनकी परिभाषा आपको बता दी गई है। अब अपन पढ़ेंगे कि क्षारीय मर्दाएं बनने के क्या कारण है, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि इन मर्दाओं को कैसे सुधारा जा सकता है।